पुण्यार्कृति चैनल के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, मग संदेश की श्रृंखला चल रही है। तदंतर्गत पिछले एपिसोड में, पिछली श्रृंखला में आपने हमारे मग समाज में तेजी से फैल रही कुरीति, विकृति स्वरूप कुछ चीज़ें जो प्रवेश करती जा रही हैं, उस पर हमने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। ध्यानाकर्षण के क्रम में कुछ बातें कुछ बंधुओं को चुटीली लगी होंगी। समाज को जगाने के लिए मेरे जो कुछ संदेश हैं मैंने आप तक पहुंचाया। उन चुटीले शब्दों के द्वारा इसी विषय पर कुछ और छोटी मोटी बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान दिलाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। बात चल रही थी पिछले प्रसंग में विजातीय विवाह की, और उससे पहले के प्रसंग में मैं उन नवधनाढ्यों पर मैंने कटाक्ष किया जो समाज में एक नई तरह की विकृति पैदा कर रहे हैं, महंगी शादियां करके, समारोह करके। एक और विजातीय संबंध, विधर्मीय संबंध हमारे संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए घातक है। तो दूसरी ओर ये धन कुबेरों का तथा कथित नवधनाढ्यों का ये अहंकार धन प्रदर्शन भी समाज के लिए घातक है। और जिस मध्यम वर्ग के पास, जिस निम्न वर्ग के पास कितने हैं, करोड़ खर्च करने वाले कितने लोग हैं अभी हमारे समाज में, उंगलियों पर गिने जाने भर। लेकिन जिस ढंग से वो अपने पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, चूंकि पानी की तरह वो कमाया हुआ पैसा भी है, ईमानदारी का पैसा हो नहीं सकता, तो पानी की तरह आए पैसे को पानी की तरह तो बहा दिए, लेकिन समाज में वो बड़ी भारी विकृति पैदा कर दिए। गलत संदेश नहीं, गलत शिक्षा दे गए, गलत प्रेरणा दे गए, विशेष करके नई पीढ़ी को। स्पेस लैंडिंग दूल्हा दुल्हन का अगर किसी ने देख लिया, आजकल वो क्रेन से उठा करके ला करके दूल्हा दुल्हन को उतारते हैं समारोह स्थल में, और वाह गदगद तालियां बजती है। वाह, तो एक दूल्हा दुल्हन को देख करके वहाँ उपस्थित अन्य भावी दूल्हा दुल्हन के मन में भी तो ये विचार जगेंगे ना, और फिर दूल्हे दुल्हन के माता पिता के मन में भी ये विचार आएंगे ना। अगर गीता की भाषा में कहें तो ये भी हिंसा है, मानसिक हिंसा है। आप अपने धन का प्रदर्शन करके किसी काम को, किसी व्यक्ति को आप दुखी कर रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं। अब वो सोचेगा मेरा ये कैसे पूरा होगा, वो गलत कार्य है, लेकिन उसके लिए वो उत्प्रेरित हो रहा है। आप प्रज्वालक का कार्य कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं ऐसे लोग। तो इससे तो बचने की आवश्यकता है। स्वयं इस तरह की आकांक्षा न पालें, और इस तरह के कार्य करने वाले का सामाजिक तौर पर बहिष्कार करें। मैं पिछली कड़ियों में भी मैं निवेदन किया था। वैवाहिक उम्र पर भी मैं चर्चा की थी कि पश्चिम के देखा देखी आधुनिकता के बयार में बह करके
कैरियर और सेटलमेंट की चिंता के चक्कर में बर जो है वो जिसको कहते हैं बरनाट हो जा रहे हैं, और कन्या की सारी लूनाई तो गायब हो जा रही है। वो ब्यूटी पार्लर वाले कितनी लूनाई लाएंगे, चमड़ी पर झुर्रियां आने लग रही हैं कन्याओं की। 35-36, एक तो मेकअप से उनका समय शुरू से ही चलते रहा है, इतने मेकअप का चलन हो गया है, तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो ऐसे ही चेहरा खराब है। और ऊपर से अब तो झुर्रीदार चेहरे पर आप कितनी लुनाई लाएंगे 35 की उम्र में दुल्हन बन करके, 45-40 की उम्र में दूल्हा बन करके। तो शिक्षा और कैरियर को ढाल बना करके और समाज में ये नई विकृति पैदा न करें। ये नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से, वैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से ये उचित नहीं है। पहले हम एक अति पर थे कि 9 से 12-15 साथ जाते जाते शादी विवाह कर देते थे, एक अति वो भी था। और आज हम दूसरे अति पर हैं, मध्यम मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। 20 से 25 वर्ष के उम्र में लड़के लड़की की शादी निपटा डालने की आवश्यकता है। जैसा हमारा परिवेश है, हमारा माने बाह्य परिवेश है, और हमारा भारतवर्ष का प्राकृतिक वातावरण है, और बम्बैया लोगों द्वारा फैलाई जा रही विकृतियां, विभिन्न तरह की विकृतियां, ज्ञान कराने तो मुफ्त का ज्ञान आपको मिल जा रहा है। सेक्सोलॉजी पढ़ने के लिए कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वो तो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। अब वो नई पीढ़ी, नवयुवक, नवयुवतियां हॉस्टल लाइफ का जीवन, एकाकीपन, एक सब हम उम्र लड़के, हम उम्र लड़कियां, पार्टियां, बाहर फंक्शन, बाहरी परिवेश, भीतरी नहीं बाहरी परिवेश, तो विकृति 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 के सारे साधन चारों तरफ उपस्थित हैं। और अब तो ये पश्चिम वाले और तरह तरह की चीजें, अब तो 72 आवर्स सेफ जोन में आपको पहुंचा दे रहे हैं, एक टैबलेट और एक कैप्सूल के माध्यम से ना। आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा कहाँ है। 72 आवर का सेफ जोन आपके जीवन के लिए, आपकी संस्कृति के लिए कितना घातक हो रहा है, इसे समझने की आवश्यकता है। कहाँ जा रहे हैं, एकदम बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं नाली में। हम गंगा थे और अब हम नाली के पानी की स्थिति हमारी हो गई है। तो इसके लिए शिक्षा के ढंग तरीके पर भी ध्यान देना होगा। संस्कार का बल देना होगा, नई पीढ़ी को इस तरह से प्रशिक्षित करना होगा बालपन से ही। तो कम से कम बच्चे को हॉस्टलाइज करें, अगर सही अभिभावक हैं तो। उसके पास थोड़ी कमजोर डिग्रियां ही रहेंगी, तब कहेंगे कि डिग्री कमजोर रही तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, कॉम्पिटिटिव लाइफ है। हाँ, कॉम्पिटिटिव लाइफ तो पश्चिम वाले ने बना ही दिया है। उनके यहाँ तो मनुष्य भी क्या है, एक ही वो भी, आप ये ह्यूमन बॉडी भी उनके यहाँ ये उपभोक्तावाद का जमाना है, बाजारवाद का जमाना है। ये मनुष्य का एक शरीर भी, आप भी उनके लिए एक मार्केट है। हम कम से कम मग तो हम उनके मार्केट के लिए, हम उनके ग्राहक, हम उनके उपभोक्ता बनने से तो यथासंभव बचे। अभी कुछ दिनों से स्टार्टअप, तरह तरह की स्टार्टअप की बात है। वैसे हम रोजगार संबंधी कुछ और बातें अभी अगले क्रम में हम करेंगे। ध्यान मेरा है कि किन किन बिंदुओं पर क्या क्या मुझे
अपने समाज से निवेदन करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। स्वतंत्र रूप से हम कुछ रोजगारोन्मुख बातें भी हम करेंगे। बड़े बड़े पैकेज अभी यहाँ से नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैकेज के ख्वाब में क्यों जितना ज्यादा न बहें, सीमा छलांग लगाएं, दौड़ें, बैठने नहीं कर रहे हैं कि आप हल बैल से खेती करें। हम नहीं कर रहे हैं कि बैलगाड़ी से आप सफर करें, लेकिन अन्य चीजों का ध्यान रखने हुए भी हम इतनी ही छलांग लगाएं कि जिसमें हमारी मान मर्यादा संस्कृति की रक्षा हो सके। सिर्फ लंबी छलांग लगाना ही। आज देखिए विदेशों क्या, विदेश की एक ही चीज क्या आपको केवल दिखती है, दूसरा पक्ष उसका नहीं नजर आता है। टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां से आपको सूचनाएं मिलती होंगी। सबसे चमकीला रौनकदार देश विश्व का स्विट्जरलैंड, वहां पता लगाइए जरा, देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल सर्च करके आप वहां से देखिए कि वह एक वर्ष में कितने लोग वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, जिसको आप सबसे अधिक विकसित आप समझते हैं, वहां देखिए कि कितने डाइवोर्स हो रहे हैं। चर्च की सीढ़ियां चढ़ते हुए लव और चर्च की सीढ़ियां उतरते भर में डाइवोर्स, दोनों चीजें वहां मिली। ये भी देखिए, इसे भी समझिए ये क्या है। तो लवेरिया की बीमारी लेकर के हॉस्टल लाइफ के बेटे बेटियों के लिए आप राष्ट्र गांधारी न बने। पहले तो वहां भी आप मतलब थोड़ी शिक्षा कमजोर रहे तो वो असंतोष कीजिए। उस वहां गार्जियन प्रॉपर गार्जियनशिप आवश्यक है, समय पर। टीनेजरों को निरंकुश न रहने दो, बहुत खतरनाक उम्र है ये। और उनके तर्क अभी जो पश्चिम वाले तरह तरह जो तर्क देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, उनका तर्क है, उन्हीं को मुबारक हो, उन्हीं तक रहने दीजिए। उनकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, उसके बैकग्राउंड के उनके बीमारियों को भी देखिए। पिछले प्रसंग में हमने ये भी कहा था कि डाइवोर्स वैदिक, हमारे यहाँ वैदिक विवाह की परंपरा है। वैदिक विवाह में तो डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। किसने अधिकार दे दिया कोर्ट को? इस पर हमें विचार करना चाहिए, इस पर हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है। क्या तो अपने बच्चों को सही परवरिश दें, अपने समीप रख करके, अपने आसपास रख करके। बच्चे को इतना दूर न भेज दें पढ़ने लिखने के नाम पर कि 5 साल तक आपको केवल टेलीफोनिक संवाद ही होते रहे और वीडियो कॉल करके आप देखें बच्चे का मुखड़ा। उस वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में क्या खिल चल रहा है। इस सेफ जोन 72 आवर्स वाले जमाने में इसका जानकारी तो रखना चाहिए, रखना होगा। और उससे स्थितियां न उत्पन्न हो, अपने समाज में ये विकृतियां न पैदा हो, न पनपे, इसका ध्यान रखना होगा। शिक्षा पर अभी दूर, शिक्षा का क्रम, शिक्षा के साथ साथ ये माने एकेडमिक एजुकेशन, जो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ फैमिली एजुकेशन और सोशल एजुकेशन, जिसको पारिवारिक शिक्षा का जो है, सामाजिक शिक्षा का है, ये भी बहुत आवश्यक है। हालांकि आगे हमें कई श्रृंखलाओं में हमें संस्कार विषय पर स्वतंत्र रूप से हम 2, 4, 5 श्रृंखलाएं हम आधे घंटे की चलाएंगे मग संदेश के अंतर्गत। अभी हम सीधे संस्कार पर हम बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम छोटी मोटी चीजों पर ध्यान दिला रहे हैं।
वहाँ इसलिए बार बार यहाँ हम संस्कार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि परिवार के अंदर रह करके जो बच्चे को आप संस्कार दे सकते हैं वो संस्कार हॉस्टल लाइफ में नहीं मिल सकता है। वो बड़े पैकेज वाले आपके बच्चे भले तैयार हो जाएंगे लेकिन असंस्कृत होंगे। अगर ठेठ जिसको कहते हैं ना कि वो हम लोग बिहार वाले या भोजपुर और मगह वाले ठेठ भाषा में जिसको बोलते हैं, कहने में तो थोड़ा अभद्र जैसा ये शब्द लग सकता है कि जिसको हगने मुतने का शऊर नहीं है वो पश्चिम हमें सभ्यता की बात कर रहा है हमारे लिए। अरे तुम तो जानवरों की तरह हमें सिखा दिया खड़े होकर के मूत्र त्याग करने के लिए, खड़े होकर के शौच करने के लिए। इससे बड़ी असंस्कृति क्या कहलाएगी? नग्नता ही तुम्हारे यहाँ, भोड़ापन ही तुम्हारे यहाँ, सारी चीजें हमारी संस्कृति के अंदर जो भी अच्छाइयाँ थी सबको ध्वस्त किया, प्लान योजनाबद्ध तरीके से। एक जैसे होता है ना, एक कहानी एक है, बड़ी रोचक प्रसंग ध्यान आ रहा है कि एक बाबा जी थे, एक महात्मा जी ठगते चलते थे चेला बनाने के क्रम में। ये कहानी बड़ी पुरानी है, बहुत लोग जानते होंगे, इसलिए बहुत संक्षेप में इसको हम निकाल रहे हैं ध्यान दिलाने के लिए। अपने दो चार चेलों को ये करके इसके बाद कहा ना कि देखो भाई ऐसा करना कि हम जो भीड़ भाड़ जहाँ इकट्ठे होगी वहाँ तुम चार कोने में, एक वहाँ तुम लोग 4-5 हो, एक जगह मत बैठना, एक वहाँ बैठना। और हमारा जब भजन कीर्तन ध्यान शुरू होगा तो तुम लोग वहाँ अपना इस तरह से झूमना सामना शुरू कर देना और खूब जोड़ना। कहा कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों करने लगे तो बोलना कि हमको भगवान का दर्शन हो गया, इसीलिए है भगवान का दर्शन हो, चौंकेगा ही आदमी। स्वाभाविक है कि अगला आकर्षित होकर के आएगा तो हाँ भैया हमको क्या पता, गुरु जी के पास चलो। तो इस तरह से गुरु जी की भीड़ बढ़ने लगी। एक कमरे में ले जाते थे उसको एक एक करके, वहां जा करके जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता था उन 5 उनके एजेंटों द्वारा, तो एकांत कक्ष में ले जाते थे दीक्षा के नाम पर और कहते थे कि चाकू लेते तो कहते थोड़ा सा नाक तुम्हारा हम काटेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। तो वो इससे पहले इतना वो मोटिवेट हो चुका रहता था, इतना प्रभावित हो चुका रहता था, वो नाक कटवाने के लिए तैयार हो जाता था। नाक काट देते थे गुरु जी। इसके बाद कहते थे कि बस बैठ करके 10 मिनट तुम ध्यान लगाओ। 10 मिनट क्या 10 घंटे में भी क्या नाक कटाने से कहीं भगवान का दर्शन होता है? तब वो विरोध करना शुरू करता था। सब कहते कि अरे बेवकूफ आदमी, बेवकूफ तो तुम हो जो मेरे पास चले आए बेवकूफ बनने, लेकिन अब तुम्हारी भी भलाई इसी में है कि बाहर निकल करके शोर मचाओ और मेरे चेलों की तरह कि मैंने भगवान का दर्शन अभी अभी कर लिया। क्योंकि अब चुप भी अगर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, नाक जो कट गई है वापस तो जुड़ेगी नहीं। तो वही असंस्कृत वो नकटे लोग, असभ्य लोग हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाएंगे। सभ्यता संस्कृति पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कौन थे क्या हो गए वाली पंक्ति हम मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की पंक्तियों को हम बार बार दोहराते हैं व्यथा सहित, व्यथापूर्वक। कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, मानवीय संस्कार। अब तो हम मानव भी नहीं, अब तो दानवता सवार है। और इन सारी चीजों का जो वाह आने में जगहों पर हम जो देख रहे हैं, इन चीजों का प्रभाव हमारे समाज में भी वही है, कम नहीं है। इसलिए अन्य की बात नहीं कर रहे हैं, समाज में भी काफी जो अभी हमने उदाहरण दिया वैवाहिक संबंधों का, विजातीय संबंधों का, विधर्मीय संबंधों का, तो उन्हें केवल एक बस प्रेम की अंधियां
आंधी में उड़ रहे हैं। गार्जियन अभिभावक का नियंत्रण बिल्कुल खो गया है, और होने का कारण है कि वो संस्कारहीनता। वो संस्कार क्या चीज है, ये कुल परंपरा क्या चीज है, हमारा ब्राह्मणत्व तो क्या चीज है, हमारी संस्कृति क्या चीज है, इसका उस बच्चे को बोध ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है उसको, इस बातें में वो कुछ जानता ही नहीं। क्या करना चाहिए, क्या अदब कायदा है, क्या तरीका है, वो जाना ही नहीं है। तो बच्चा वो तो टीन बहक गया, उड़ गया तो उड़ गया। पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ता गिर गया तो कौन आश्चर्य की बात, वही स्थिति है। वो बनने के चक्कर में बिगड़ करके लौटता है। एक ऐसा ही एक छोटा सा एक रोचक प्रसंग भी मुझे ध्यान में आ रहा है। ये प्रसंग भी पुरानी चीजें हैं। ये एक गरीब आदमी था, गांव देहात में रहने वाला। किसी ने उसे कहा कि क्यों बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हो, हर जगह लोग ऐसे होते हैं का, आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी की चिंता होती है। आपके घर में बिटिया का उम्र बढ़ता है और आपके पड़ोसी की धड़कन बढ़ती है। कमोबेश हर समाज में दिख है। आसपास वाले आप का अभी तक नई शादी की बात सोच रहे हैं, उनको करना कुछ नहीं है, वो मजे लेने आ रहे हैं। आपके यहाँ अगर कुछ गड़बड़, कुछ गलत हो जाता है, आपके बच्चे अगर गलत कदम उठा लेते हैं, तो उससे चिंता आपके अधिक पड़ोसी की होती है। उनको उंगली उठाने का एक मौका मिलता है। तो इस तरह से चीजें, विकृति पर अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक है वो छोटा सा प्रसंग। तो आए पड़ोसी ने कहा कि अरे बच्चे को गांव देहात की स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो, बाहर भेजो। कि कैसे, हमारा कहाँ इतना, हमारी औकात नहीं है, हम कहाँ से भेजेंगे। बोले कि मेरा बेटा वहाँ रहता है, उस साथ में भेज दो, रहने की व्यवस्था हो जाएगी, बाद में धीरे धीरे होगा। नाम उम लिखाया, भेज दिया। बेचारा बच्चा वहाँ गया। कुछ दिन, 6 महीने के बाद दूर दराज निकला था, दिल्ली कलकत्ता कहीं गया, भेजा होगा दूर। 6 महीने पर ऐसे भी दूर दराज नौकरियां करने वाले लोग साल में एक आध बार आते हैं। थोड़े और दूर चले जाते हैं तो 2 साल 4 साल पर आते हैं। फिर आया आज तो 2-4 दिन रहा। इसके बाद अब उसका 6 महीने रह लिया तो नया नया पंख उगा है ना, नया नया मॉडर्न बड़े जगह में अचानक गांव देहात का निकला और पहुंच गया महानगर में। तो सारी चीजें चकाचौंध में है। जो डरता था, बाप से डरता था, माँ से डरता था, जरा भी बेअदबी नहीं करता था, तो माँ कहीं कुछ टोकी, ध्यान नहीं दिया, निकल गया। मित्र जब 2-4 दिन रह करके वापस चला गया, वापस नहीं, हमको मन नहीं लग रहा है, हमारा ये हर्ज हो रहा है, वो रहा, 10 तरह की बहानेबाजी। चला गया बेटा। फिर वही पड़ोसी मुँह से कहा चला गया, हाँ चला गया। बोला मन नहीं लग रहा है। लेकिन क्या अनुभव कुछ किए, 6 महीना रह के आया, कुछ पढ़ा लिखा सीखा। तो वो जो देहाती आदमी था बेचारा मुस्कुरा करके बोला कि हाँ कुछ मुझे लग रहा है कि वो कुछ पढ़ लिया है। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, विशेष हम बता नहीं सकते, नहीं कुछ लग रहा है कि पढ़ लिख लिया है जरूर। सो कैसे? तो वो इसलिए कि पहले अगर उसको पेशाब करना होता था तो कहीं किनारे जाता था, बैठ जाता था, बैठ करके पेशाब करता था, पेशाब करके उठता था, तो इसके बाद पानी लेता था, कुल्ला करता था, पैर धोता था। लेकिन इस बार तो देखे थे वो खड़े खड़े अपना पेशाब किया और पैंट में हाथ भी पोंछते हुए अपना निकल। कुछ तो जरूर पढ़ा, तबे न इतनी अकल आई। अगली बार 6 महीना के बाद अगली यात्रा में आया, कुछ बातचीत तो अब क्या देखे, बोला कि बात तो माँ को 2 थप्पड़ मारबो किया है। 6 महीना फिर बीता, अब की क्या देखे, अब की तो हमको भी मारा है। यही शिक्षा है, यही उदंडता है, यही असभ्यता है, पढ़ुआ का लक्षण। एक आर्टिकल हमने इस पर भी, हम छोटा सा बहुत पहले हमने लिखा था। ऐसी चीजें तो कुरेदती हैं भीतर से ना, पढ़ुए का लक्षण।
करके आर्टिकल आलेख हमने छोटा सा लिखा था। खैर, तो यहाँ मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अपने करीब रख करके, अपने नियंत्रण में रख करके नई पीढ़ी को संस्कृत करें, तदुपर साथ ही शिक्षित करें। क्योंकि जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो आज की शिक्षा जो मिल रही है, बहुत काम की नहीं, बेकाम नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत काम की नहीं है जितने काम की आप उसे सोचे रखें। इसलिए नई पीढ़ी के शिक्षा पर, संस्कार ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी इस श्रृंखला का मेरा मुख्य उद्देश्य ये श्रृंखला पर आपका ध्यान आकर्षित कराना था। ये जो नई चीजें जो अभी देखने को जैसे मिल रही है, सीबीएसई मेघालय शिक्षा नीति की ये विकृति है, अवगत हैं आप? कितना खर्च करते हैं? प्ले स्कूल से मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते कितने, कभी हिसाब जोड़ करके देखे हैं कितना खर्च कर चुके रहते हैं, और क्या कितना क्या पा करके आता है? ये आपकी मेघालय शिक्षा नीति के तहत व्यवस्था है। आपका शोषण, सामाजिक शोषण हो रहा है, और आप देखा देखी वहां भी आपका काम करता है। देखा देखने वाली बीमारी जो है कि पड़ोसी का बच्चा जा रहा है डीएवी में पढ़ने, क्रेन स्कूल में पढ़ने, बड़े बड़े स्कूलों में नाजरत में पढ़ने, तो मेरा बच्चा सरकारी विद्यालय में कैसे पढ़ेगा? इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने की आवश्यकता है। मेरा बेटा, मैं बार बार कहता हूं कि मैं प्रयोगवादी हूं, प्रयोग करता हूं, फिर कुछ बातें करता हूं। डीएवी में मेरा बेटा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो है चल रहा है, वेटिंग लिस्ट चल रहा है 10 साल या तो चूंकि डीएवी में पढ़ने के चलते डीएवी में पोते पोती का भी नामांकन कराना पड़ा, सुविधा वहां थोड़ी मिली, लेकिन नहीं, थोड़े दिन तक झेला मैं, बाद में नहीं, ये तो उचित नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, और अंततः हमने वहां से हटा करके सरकारी स्कूलों में डाला। और ये आपका भ्रम है। ये बात अलग है कि वहां डीएवी में वहां नेक टाई लगा करके बच्चा बोलेगा, ए फॉर एप्पल सीखने जाएगा, लेकिन ए फॉर एप्पल सीखने में आपका कितना खर्च होता है? ए से जेड तक आपका बच्चा सीख पाता है प्राइवेट स्कूलों में, वहां जाकर के आप हिसाब लगाइए कि ए से जेड सीखने में कितना आप कई हजार आप फेंकते हैं, इतने नामांकन, ये वो लन फन सारी चीजें, अनुमान लगा करके आप वार्षिक खर्च एक बच्चे पर देखिए। आप उन शिक्षा व्यवसायी, शिक्षा माफिया, शिक्षा जगत के आतंकवादी के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। और चूंकि वहां भीड़ है, बड़े लोग, बढ़िया औकात वाले कि बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके अंदर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा है, आत्महीनता लगती है। इस आत्महीनता से बाहर आने का प्रयास कीजिए। इस पर भी ध्यान देने की मैं कहीं नहीं होता। ये पैटर्न का ये प्राइवेट स्कूल, और चूंकि वहां यहाँ अगर अच्छे घर लोग बच्चे को भेजने लगे, और यहाँ आप अंकुश रखिए, आप तो वहां जाकर के फादर से नहीं आप बोल सकते हैं। फादर तक पहुंचने के लिए है आपको 10 ड्योढ़ियां पार करनी होगी, और तो अब शायद पहुंच पावे। आप पैसा दे दिए, नाम लिखा दिए, काम खत्म है। अब तो आपको पेरेंट्स मीटिंग में आपका कॉल होगा, और आएंगे और 2-4 बातें करेंगे और जाएंगे। तो भेज रहे हैं तो उनको पास तो मेरे से बेहतर अनुभव होगा। मैं तो
कभी सौभाग्य से दुर्भाग्य मैंने कहिए कि पेरेंट्स मीटिंग अटेंड नहीं किया हूँ, इसलिए उसका मुझे अनुभव नहीं है। तक पहुंचने में कोई शिकायत लेकर के, कोई बात लेकर के तो बात कर, लेकिन यहाँ तो आपके प्राइवेट सरकारी स्कूल के हेडमास्टर साहब, क्या आप डीओ साहब की चुंदी पकड़ सकते हैं विंडो पे? वहां तक पहुंच सकते हैं, आप शिकायत दे सकते हैं। या इससे भी बड़ी बात है कि अगर इस ओर यहाँ पर बच्चे जाना शुरू करेंगे तो इस स्कूल का स्तर, कभी कभी तो मुझे ये लगता है शिक्षा व्यवस्था पर ये लगता है कि ऐसा क्यों, चाहे तो उन्हें ही बंद कर दिया जाए, चाहे ये एक अलग विषय हो जाएगा, फिर विषयांतरित जैसा हो जाएगा, और उसमें जाना मेरा उद्देश्य नहीं है कि चाहे भाई इनको ही बंद कर दें। यहाँ काहे के लिए मास्टर साहब बैठे हुए हैं? बाजा बजाने के लिए, ढोल बजाने के लिए? सरकारी स्कूलों में चाहे बंद कर दे, बच्चे नहीं है 10 बच्चे 5 बच्चे के लिए, और 25,000 से लेकर के 75,000 तक के मास्टर साहब काहे के लिए बहाल हो रहे हैं? तो बच्चे ही नहीं है, अटेंडेंस नहीं है, फिर है भी तो केवल कागज में है। जाके कभी विजिट करके स्कूल का देख लीजिए सरकारी स्कूलों की क्या दुर्दशा। लेकिन ये दुर्दशा क्यों है? इस दुर्दशा के लिए हम आप भी जिम्मेवार, हम आप भी जिम्मेवार हैं। हम अपने बच्चे को वहाँ भेजना नहीं चाहते, हम 10 बजे जाकर वहाँ अटेंड करें, इसके बाद 2-4 आपको निराशा मिलेगी, लेकिन स्थिति में सुधार हो जाएगी। वहाँ भेजना बंद कर दीजिए, उनके यहाँ भीड़, एक बिल्डिंग स्कूल बरसाती मेढक की तरह स्कूल नए नए बराबर खुल रहे हैं, पनप रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, इसलिए कि आप उनका पोषण कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल सिखाने में आपके लाख रुपए लग जाते हैं, और आप खुश होते हैं कि आप बच्चा मेरा तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। प्ले स्कूल से हमने बड़े नाज से सीना तान के कहते हैं कि प्ले स्कूल से बच्चे का, रे नालायक आदमी, तुम बच्चे का पालन नहीं कर सकते हो, बच्चा पैदा करा है क्योंकि इसलिए कि आप दिन भर बैठ करके आप आराम फरमा सकें। बच्चे के लालन पालन के लिए आपने प्ले स्कूल में भेजा है, अपनी शांति के लिए आपने, और सभ्यता और संस्कृति सारी चीजों को ध्वस्त कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपनी सभ्यता को। निकाले उस शिक्षा नीति को, उस बड़े खून चूसने वाले उन प्राइवेट स्कूलों का पोषण कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान देना कि शिक्षा पर प्रारंभ से ही ये ढंग से आप शिक्षा पर ध्यान दें, संस्कारों पर ध्यान दें। कुछ इसी तरह के अन्य विषयों के साथ कुछ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो ये बातें जो चोट पहुंचाते रहती हैं, सालते रहती हैं, चिंतन चलते रहता है, तो समझिए कि अपने मन में खड़े विचारों को आप तक इस संदेश के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ। कितनी बातें अच्छी लगेंगी, कितनी बातें बुरी लगेंगी, ठीक है, इस पर विचार करेंगे। अगली श्रृंखला में कुछ इसी तरह के विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।